नमस्कार आप सभी को मेरे अपने चैनल द गुरु भरत सर पर आप सब लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जैसे किले की हमारी सीरीज चल रही है, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर बने हुए हो तो हमारे जो माह के त्यौहार है वो भी श्रावण माह तक के वीडियो बनाए हुए हैं और उसके आगे वाले अपलोड होने हैं, तो वो भी हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। और जो किलों की सीरीज चल रही है उसमें भी हमने 4-5 किले अपलोड किए हैं और बाकी वाले वीडियो बने हैं या बन रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे साथ साथ में हम अपलोड करते रहेंगे। और एक ही चीज़ से बोरियत ना हो, वेरिएशन आए, इसलिए हम लोगों ने या मैंने स्पेशली साथ साथ में अन्य टॉपिक भी स्टार्ट किए हैं ताकि वेरिएशन बना रहे, रुचि बनी रहे और आप लोगों के अधिक से अधिक टॉपिक एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए और आप लोगों की अपने सब्जेक्ट या विषय पर पकड़ मजबूत हो जाए। अब हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएँ। और ध्यान रखना, हस्तकलाएँ मतलब हस्त यानी हाथ, कला यानी कुछ भी हुनर। तो अगर आप हाथ से मशीनों का बिना प्रयोग किए हुए या न्यूनतम प्रयोग किए हुए अगर हाथ से कुछ आकर्षक और कलात्मक वस्तुएं बनाते हो तो ये कला आपकी, ध्यान रखना, हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाती है। तो ध्यान रखना, हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना ही हस्तकला कहलाता है या हस्तशिल्प कहलाता है। और इंग्लिश में अगर आपको याद हो तो इसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, मतलब तो हैंडीक्राफ्ट कला भी। तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र अगर माना जाए या अगर पूछा जाए एग्जाम में तो सबसे बड़ा जो केंद्र है हस्तकला का या हस्तशिल्प का या हैंडीक्राफ्ट का तो वो बोरानाडा जोधपुर में। तो ये ध्यान रखना, आप अगर एग्जाम में पूछ ले हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है तो वो बोरानाडा जोधपुर में है। अब हम अगला पॉइंट कि राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना भी कहा जाता है। तो राजस्थान में इतनी ज़्यादा हस्तकलाएँ हैं या हस्तकलाओं का भंडार है, इसीलिए राजस्थान को हस्तकलाओं का या हस्तशिल्प कलाओं का खजाना भी कहा जाता है या हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब भंडारा। एकदम इसमें बहुत सारी कलाएं यहाँ पर राजस्थान में विद्यमान है विभिन्न कलाकारों के द्वारा। अब हम लोग जो प्रमुख रूप से पढ़ रहे हैं इसमें अलग अलग, जैसे कि कास्ट कला है, मोलेला कला है, जैसे जो मिट्टी के बर्तनों या मिट्टी से बनाई जाती है, या फिर छेवा कला है, मीनाकारी कला है, कुंदनकारी कला है। उस आधार पर हम सबसे पहले फड़ है, चित्रकारी है, उस आधार पर हम सबसे पहले कपड़ों के द्वारा इस पे कौन कौन सी कला की जाती है, कपड़ों पर कौन कौन सी कलाकारी की जाती है, वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें जो मुख्य पॉइंट्स है वो मैंने सारे एग्जाम्स की बुक से या सारे जो भी इधर उधर से जितना भी मटेरियल बनता है, इसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, कपड़ों पर रंगाई कला। तो रंगाई कला में सिंपल सा जैसा नाम है वैसी इसकी परिभाषा है कि कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाने की कला रंगाई कला कहलाती है। और ये कार्य मुख्य रूप से नीलगिर या रंगरेजों जातियों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, परिभाषा ये जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा ये दो जातियों के नाम है जो नीलगिर और रंगरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में रंगाई कला मुख्य रूप से किन जातियों के द्वारा की जाती है। तो एग्जाम में रंगरेज भी आता है, नीलगिर भी आता है, बोध भी आता है, या कई बार 3 अदर देकर इनमें से कोई एक दी जाती है, या फिर कभी ये ए और बी दोनों देकर बोध के रूप में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, नीलगिर और रंगरेज जातियाँ रंगाई कला के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है, मतलब या अपनी ख्याति प्राप्त है। अब देखिए, इसमें आप लोग बंदेज कला, मतलब कपड़ों पर भी रंग चढ़ाने की अलग अलग कला है, उस आधार पर आप बंदेज कला यानी कपड़े, बंदेज शब्द से ही आप लोग अर्थ लगा सकते हो कि किसी भी कपड़े को बांधकर उस पर जो रंग चढ़ाया जाता है उसे बंदेज कला कहा जाता है। इसीलिए देखो, इसमें लिखा हुआ भी है कि किसी भी कपड़े को विभिन्न मनचाही डिजाइन में बांधकर उस पर रंग किया जाता है और यही कला बंदेज कला कहलाती है। तो कपड़े को बांध कर उस पर मनचाही डिजाइन बनाना बंदेज कला कहलाती है। और इसके लिए या फिर ये कला जोधपुर, जयपुर, सुजानगढ़, काला डेरा, बगरू, लाडनू, सहकावटी क्षेत्र इसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, बंदेज कला के प्रसिद्ध केंद्र कौन से हैं तो जोधपुर, जयपुर, सुजानगढ़, काला डेरा, बगरू, लाडनू और सहकावटी क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। और अगला पॉइंट और इम्पोर्टेंट कि किसी भी कपड़े पर, जैसे मान लो कि ये कपड़ा और इस पर बंदेज कला करना है और इस पर जो सबसे पहला आर्टिफिशियल या जो नमूना या जो आप आर्ट बनाते हो या जो सबसे पहला जो मुहूर्त करते हो उस चित्र को या उस अलंकरण को टीपना कहते हैं। ध्यान रखना, टीपना एक नकल होती है जो बचपन में आपने की होगी, उसे भी टीपना कहते हैं। एक जोशी जी महाराज अपने से भविष्य से संबंधित जो रखता है उसे भी मारवाड़ी में टीपना कहा जाता है। तो बंदेज कार्य के लिए सर्वप्रथम कपड़े पर जो अलंकरण डिजाइन बनाई जाती है उसे टीपना कहते हैं। और इस बंदेज कला का अगर सर्वप्रथम आपसे कहीं विवरण पूछे, वर्णांत पूछे, तो वो ध्यान रखना बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हर्षचरित्र में मिलता है। तो सबसे पहले अगर कहीं पुरानी ग्रंथों में बंदेज कला का जिक्र मिलता है, बंदेज कला का, तो वो बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हरिश्चरित्र में मिलता है। और एक और काम का पॉइंट
या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जो सवाल, वो ये हैं कि बंदेज कला के लिए जोधपुर के तेब खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बंदेज कला के लिए पद्मश्री प्राप्त करने वाले तेब खान जी थे, जो जोधपुर के निवासी थे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि सीकर जिले के फूलबाटी और बागबाटी नामक 2 भाइयों ने मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का पाटोदा का बंदेज लुगड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध किया। मतलब इन दोनों भाइयों ने अपने प्रयासों से मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का पाटोदा का बंदेज लुगड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध किया। ये कपड़ा ही है जिस पर इन दोनों भाइयों ने आर्ट बनाकर कलाकारी करके उस क्षेत्र विशेष का नाम रोशन किया। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि बंदेज कला सर्वाधिक कार्य या बंदेज कला का सर्वाधिक कार्य चढ़वा जाति द्वारा किया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान के अंदर जोधपुरी बंदेज की साड़ियाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि ये कला मुल्तान से मारवाड़ में लाई गई थी। मुल्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से ये कला मारवाड़ में आई थी और जोधपुर बंदेज की साड़ियाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ एक पॉइंट और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राज्य में सबसे बड़ी बंदेज की जो मंडी है वो जोधपुर में स्थित है। तो ध्यान रखना, जोधपुरी बंदेज भी प्रसिद्ध है और इसकी सबसे बड़ी जो मंडी है वो जोधपुर में स्थित है। पर एक काम का पॉइंट जो लीक से हटकर है थोड़ा सा, वो ये है कि इसका सर्वाधिक कार्य, बंदेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि बंदेज का सर्वाधिक कार्य पूछे तो सुजानगढ़ चूरू में, और अगर सर्वाधिक बड़ी मंडी पूछे या सबसे बड़ी मंडी पूछे तो वो जोधपुर में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अगर आप नए हो तो द गुरु भरत सर को आप लोग अधिक से अधिक प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में साझा और शेयर कीजिए ताकि अच्छाई अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब हम अगली स्लाइड में अन्य बिंदु पढ़ते हैं और देखो, कपड़े पर रंगाई कला के तहत ही बंदेज कला में ही पोमचा, तो राजस्थान में ये ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में प्रसूता महिला, मतलब जिनके बचा हुआ हो, डिलीवरी हुई हो, और सूरज पूजन के समय अपने पीर से आने वाली पीले और लाल रंग की बंदेज साड़ी पहनी जाती है। साड़ी कह दो, ओढ़नी कह दो, जिसके चारों ओर का कोरा यानी कोरा पल्ला होता है। कोरा यानी प्लेन और पल्ला यानी कॉर्नर, जिसके जो कॉर्नर है वो प्लेन होते हैं, मतलब इन पे कोई विशेष डिजाइन नहीं होती है और बीच में बड़े गोल फूल बने हुए होते हैं। यही पोमचा कहलाता है। और पोमचा ओढ़नी है ना, एक ध्यान रखना कि सर पोमचा है क्या, ये पोचा नहीं है, ये पोमचा है, जो वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ये जयपुर का सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध है। तो कभी आपसे पूछे, कहने का मतलब जापो होता है ना भाई, मारवाड़ी में बोलते हैं जापो, मतलब ठीक है ना, तो जयपुर और पोमचा ये प्रसिद्ध है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। और ये पीले और लाल रंग में 2 आता है, तो ध्यान रखना जब कन्या होती है, जब लड़की का जन्म होता है, तब हम लोग, जब लड़की का जन्म होता है तब पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लड़की के जन्म पर पीला लड़की के जन्म पर गुलाबी, और अगर लड़के का जन्म हो तब पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। तो एक बार पुनः आप सुन लेना, लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है और लड़के के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। ये देखो, ये पीला मतलब पोमचा है, बीच में ये फूल बने हुए, ये पीला कलर है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो प्लेन होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और अभी जो मैंने पॉइंट्स ऊपर बोला है आपके सामने, वो भी आपके सामने वापस पुनः कि लड़की के जन्म पर गुलाबी और लड़के के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़ा जाता है या पहना जाता है। अब देखिए एक चीज़ काम की जो इम्पोर्टेंट से आगे, कि हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला द्वारा, तो महिला कौन सी है, विधवा, ना कि प्रसूता या ना कि नवविवाहिता, ये भी ध्यान रखना। काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ब्लैक रंग की, और इसे चीड़ का पोमचा कहा जाता है। तो ये सवाल एग्जाम में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आया कि चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र में ओढ़ा जाता है, तो वो हड़ौती आएगा। कौन सी महिलाओं के द्वारा, तो विधवा महिलाओं के द्वारा। कैसे कलर का होता है, रंग कैसा होता है, तो काले रंग का। और कौन सा पोमचा है, तो वो चीड़ का पोमचा। तो ये 4 वेरिएशन या 5 वेरिएशन के द्वारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका आप थोड़ा सा याद रखना। मतलब अब आगे देखिए आप लोग, लहरिया गाना भी अगर आपको याद हो तो भाई मेरे लहरिए के 900 रुपये रोकड़ा, तो ये एक तरह से महिलाओं में स्टेटस सिंबल माना जाता था। सावन की जो तीज आती थी उस समय ये महिलाएं ओढ़ के जाती है, मतलब, और सावन के चूल्हे खाती है। और लहरिया मतलब लहरदार, जैसे समुद्र की लहर होती है ना, जिस तरह से लहरदार बने हुए होते हैं। अगर लहरदार डिजाइन है तो ये लहरिया कहलाती है। और लहरें अगर एक दूसरे को काट रही है, मतलब ठीक है ना, ये है और ये इस तरह से एक दूसरे को काट रही है, तो फिर ये मोठड़ा कहलाता है। और मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है।
अभी पढ़ते हैं चलो हम इसके बारे में, क्या हमसे पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो वो ये हैं कि राज्य में मतलब राजस्थान में विवाहित स्त्री के द्वारा श्रावण मास में तीज को ओढ़ी जाने वाली लहरदार ओढ़नी लहरिया कहलाती है। इसमें लहरदार धारियाँ बनी हुई होती हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं कि फोनीदार, पचलड़, खत, पाटली, जालदार, पल्लू और नगीना सभी लहरिया के ही प्रकार हैं। तो कभी पूछ ले तो आपको ऐसा नहीं कि खत लिखने वाला खत है, पाटली या जालदार या पल्लू या नगीना ये सभी लहरिया के ही वेरिएशन है मतलब। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक लहरिया समुद्र लहरिया के रूप में जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक लहरिया प्रसिद्ध पूछे आपसे तो वो जयपुर का आएगा। तो ये आपके सामने अलग अलग पैटर्न या डिज़ाइन मैंने कहीं से कलेक्ट किए हैं। आगे देखिए आप लोग कि मोथड़ा। तो मोथड़े के रूप में हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे अभी मैंने पिछले टॉपिक में ही बताया है, मतलब कि अगर ये जो लेयरदार धारियाँ हैं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो ये मोथड़ा कहलाता है। और मोथड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना कि लहरिया की लहरदार धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हैं तो इसे मोथड़ा कहते हैं और मोथड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब चुनरी या दनक, तो ये डिज़ाइन के बेस पे है। अगर मान लो ये डिज़ाइन है कपड़े की और इसमें अगर बूंदी रूपी या फिर बूंद के रूप में डिज़ाइन है तो वो चुनरी कहलाती है। और अगर इसमें ये चौकोर के रूप में डिज़ाइन है, चौकोर वाली डिज़ाइन बनी हुई है तो ये फिर धनक कहलाती है। ठीक है ना, सिर्फ इसी आधार पर इनमें वर्गीकरण है। तो ये देखिए आप लोग कि बूंदों के आधार पर बनी बंदेज की चुनरी डिजाइन या फिर जो है वो चुनरी कहलाती है और बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण को धनक कहते हैं। अब है लेई या लुगदी। तो रंगई या छपाई कला में कपड़े के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उसे लेई या लुगदी से ढक दिया जाता है या कहते हैं मतलब। तो सही परिभाषा तो ये है कि जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उसको लेई के द्वारा ढक दिया जाता है, इसे दाबू भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बातिक या वार्तिक। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि बातिक या वार्तिक क्या है मतलब। तो बंदेज कला में कपड़े पर अनचाहे रंग के प्रवेश को रोकने के लिए ठप्पे से लुगदी लगा दी जाती है या उस पर ब्रश से मोम का लेप कर दिया जाता है, यही बातिक या वार्तिक कहलाता है। मतलब ये कपड़े का ये अगर मान लो ये हमारे सामने कपड़ा है और इस हिस्से पर हमें कलर नहीं करना है तो यहाँ मोम कह दो या मिट्टी कह दो या फिर अपने गेहूं के जो बींदने हैं उसका प्रयोग कर दिया जाता है ताकि कलर इसके आसपास फैल जाएगा और इस पर कलर नहीं चढ़ेगा। बाद में सूख जाएगा और कलर पक्का हो जाएगा तब फिर वो ऐसे जब भी जितनी बार भी आप धोओगे तब कलर एक दूसरे पे मैच नहीं होगा और आप डिजाइन होगा। तभी आप देखते होंगे तो ये अलग अलग तरह की डिजाइन्स वगैरह बनी हुई आती हैं तो वो इसी कला के माध्यम से या इसी तरह से प्रयोग करते हुए बनाते हैं। तो अब देखिए आप लोग स्पेशली कि राजस्थान में सवाई माधोपुर में मोम का दाबू। तो सवाई माँ और माँ से मोम, तो ध्यान रखना माधोपुर से मोम। तो वहाँ मोम का दाबू है, मोम है नहीं एक तरह दाबू है नहीं एक तरह से ठप्पा मतलब। बालोतरा बाड़मेर में मिट्टी बहुत है तो वहाँ मिट्टी का दाबू और सांगानेर और बगरू में गेहूं के दाबू, गेहूं के बीनने का दाबू सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गेहूं के बीनना यानी गेहूं जो होता है उसके दाने को कूट कर लेई सा बनाया जाता है फॉर्म में और उसका दाबू बनाया जाता है और कपड़े पर लगा दिया जाता है। फिर उसके चारों ओर कलर किया जाता है ताकि जहाँ पे गेहूं का बीनने का दाबू लगा हुआ होगा वहाँ पर कलर नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से ये कला है वो दाबू या फिर बातिक या वार्तिक, लेई या लुगदी कहलाती है। तो एक तरह से कपड़ों पर रंगाई कला का जो ये टॉपिक था मेरे द्वारा आपके सामने पूरा हुआ है। अब मेरी आपसे गुजारिश है पुनः इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में साझा कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप सब लोगों को अपनी परीक्षाओं के लिए और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। वीडियो को देखने, सुनने, साझा करने के लिए आप सब लोगों को अग्रिम साधुवाद, अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।